ओके दोस्तों, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हमें जो भी डिस्कस करना है उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपके कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करूँ, तभी ये लेक्चर बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो बेसिक्स, ऐसे बेसिक्स जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री शुरू होने से पहले भी पढ़ाए थे मैंने, ऐसे बेसिक्स जो कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से और एटम्स एंड मॉलिक्यूल से सीखे हैं, राइट। तो कुछ उन बेसिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उन बेसिक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लेवल पे डिस्कस करेंगे हम लोग, लाइक स्पीड बहुत हाई रहेगी उस डिस्कशन की, बिकॉज मैं ये मान के चलूँगा कि आपको ऑलमोस्ट वो सब कुछ आता है जो मैं अब बोलने वाला हूँ। उसके बाद आज की क्लास की बात करूँगा कि आज का डिस्कशन क्या है। तो मुझे आपसे जो भी डिस्कशन करना है उसको मैं, आप यूँ कह लीजिए ब्रॉडली, दो तरीके से डिस्कस करूँगा। एक तो मैं एक बहुत ही एपिक एग्जांपल्स के साथ डिस्कशन करूँगा अपनी, जो भी मुझे आपको याद दिलाना है, आपकी याददाश्त ताज़ा करनी है, जो भी हमने लास्ट ईयर सीखा या इस साल 10th की केमिस्ट्री शुरू होने से पहले सीखा। एक तो दो एपिक एग्जांपल, सोडियम और क्लोरीन, इनके थ्रू डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ जो जो चीज़ें मैं सोडियम एंड क्लोरीन के बारे में बताऊँगा उनकी डेफिनेशंस भी आपको बताता रहूँगा, सुनते रहिएगा साथ साथ। और दूसरा, इसी सब को मैं बाकी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के साथ डिस्कस करूँगा, राइट। इस दो तरीके से मैं आपके बेसिक्स क्लियर करूँगा और उसके बाद हम बात करेंगे, राइट। तो ये सोडियम, इसका सिंबल ऐसा दिखता है जिसके एटॉमिक नंबर नीचे दिख रहे हैं और मास नंबर ऊपर दिख रहे हैं। सबसे पहला, फर्स्ट कम फर्स्ट, सिंबल बनता कैसे है। सिंबल जो है वो या तो उनके लैटिन वर्ड से बनता है या उनके इंग्लिश नेम से बनता है, जिसमें वो दो लेटर्स का यूज़ करते हैं या सिंगल लेटर का यूज़ करते हैं। अगर सिंगल लेटर का यूज़ करेंगे तो वो कैपिटल होगा और दो लेटर का यूज़ करेंगे तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल होगा, सिंपल। सिंबल के लेफ्ट के नीचे लिखा जाता है पैरों में एटॉमिक नंबर और राइट के सर पे पावर पे लिखा जाता है मास नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है मास नंबर? एटॉमिक नंबर हमें पोजीशन बताता है उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में उसकी क्या पोजीशन है, इसकी 11th पोजीशन है, ये होता है एटॉमिक नंबर। और क्या होता है ये मास नंबर 23? मास नंबर हमें ये बताता है कि न्यूक्लियॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में, राइट। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, 23। ये होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल भी होता है। तो अगर आप यहाँ पर एटॉमिक नंबर में 11 देख रहे हैं तो आप प्रोटॉन में भी और इलेक्ट्रॉन में भी 11 देखेंगे। क्यों होता है इक्वल? सबसे पहली बात, प्रोटॉन के इसलिए इक्वल होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डिसाइड होती है इसकी पोजीशन। तो अगर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तभी इसकी पोजीशन 11 हुई होगी एटॉमिक नंबर। और क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उसी के इक्वल? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे 11 उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन 11। क्लियर है? ताकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसकी न्यूट्रलिटी क्या रहे, बरकरार रहे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसा कि मैंने कहा था, एटॉमिक मास विच इज मास नंबर 23 आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन अगर 11 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे कि ये 23 बन जाए, दैट इज 12, सिंपल। यहाँ की चीज़ें खत्म कर ली। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल में होते हैं, इमेजिनरी स्पेस में होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, राइट। वो न्यूक्लियस के अंदर तो होते नहीं, वो तो बाहर होते हैं। तो इनको भी कन्फिगर करने का एक प्रोसेस है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। इनको एकोमोडेट कराना होता है हमें शेल को। तो उनकी अपनी एक कहानी है जो कि हमें किसने दी थी, नील बोर ने, कि शेल्स क्या होते हैं, शेल्स के नेम्स क्या होते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद और इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते हैं हम, राइट। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए क्या उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी थी शुरुआती दिनों में। उन सब के अकॉर्डिंगली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आती है तो आप लिख देंगे 2,8,1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है KLM में। वैलेंस शेल क्या होता है? द लास्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नोन एज वैलेंस शेल। यहाँ पर लास्ट शेल कौन है, M। और शेल तब तक रहता है जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो शेल भी नहीं है। जैसे KLMN शेल भी होता है, लेकिन यहाँ पर वैलेंस शेल हमने N नहीं बोला, M बोला, क्योंकि लास्ट ऐसा शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो M है। कल को अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो M में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो लास्ट वैलेंस शेल कौन हो जाएगा, L। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे वैलेंस शेल का मतलब लास्ट शेल, वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी वो चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूज गेन या शेयर करते हैं एलिमेंट्स, लूज गेन या शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि क्यों करते हैं लूज गेन या शेयर। उसी क्वेश्चन का आंसर इस लेक्चर में हमें चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मैं अपने इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा कि आखिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट ही क्यों करते हैं, ठीक है। उस कहानी से शुरुआत करूंगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका रोल आएगा। तो वैलेंसी क्या होती है, याद रखिए, वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन एलिमेंट लूज गेन और शेयर इन ऑर्डर टू डू व्हाट,
इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब वो क्या होता है ऑक्टेट की कहानी, जैसा कि मैंने कहा वो इस लेक्चर का पार्ट है, उसी में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी को लूज़ करेगा। तो 1 2 3 जिनके पास होते हैं वो उनको लूज़ करना पसंद करते हैं। 4 जिसके पास होता है वो शेयर करना पसंद करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को। 5 6 7 जिनके पास होते हैं वो या तो शेयर करते हैं या गेन करते हैं। 5 वाला गेन करेगा 3, 6 वाला गेन करेगा 2 और 7 वाला गेन करेगा 1। वैसे ही 1 2 3 लूज़ हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। कौन सा आयन बनेगा? क्योंकि लूज़ करेगा तो कैटायन बनेगा। आयनिक सिंबल कैसा होगा वो अभी जानते हैं इस डिस्कशन से। तो एटम की दुनिया में क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। लेकिन आयन की दुनिया में 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया ना, तो जहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, वहाँ आप कितने बचे? 10 नेगेटिव, और प्रोटॉन अभी भी 11 है, 11 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए, 1 +1 एक्स्ट्रा बचेगा, इसलिए इसका सिंबल है Na⁻+1। क्लियर है? यही डिस्कशन जो हमने सोडियम के लिए करी है यही सब क्लोरीन के लिए भी करते हैं, क्योंकि क्लोरीन इसका वो कंपेनियन है जिसको इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो सिंबल क्या है क्लोरीन का? वही 2 अल्फ़ाबेट से बनेगा, C कैपिटल L स्मॉल, 17 इसका एटॉमिक नंबर, 35 इसका मास नंबर। मैं फिर नहीं बता रहा हूँ एटॉमिक नंबर और मास नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, आप पीछे ले जाके इसी वीडियो को फिर दोबारा सुन सकते हैं। एटॉमिक नंबर मास नंबर पता चलते ही, एटॉमिक नंबर पता चलते ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम सेम। मास नंबर पता है, प्रोटॉन पता है, तो हम न्यूट्रॉन्स को निकाल सकते हैं मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस करके। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? वही 17 इलेक्ट्रॉन्स को बिछाने का तरीका, 2 8 7। वैलेंस शेल M है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है। यहाँ पर गलती से 1 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं? 7 है। क्लियर है? और 7 जिसके पास होते हैं, हमने क्या सुना था, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है? वो गेन करता है या शेयर करता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 की ज़रूरत है, तो 1 गेन करा होगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। सिंपल। आयन कैसा बनेगा? एनायन बनेगा। एनायनिक सिंबल Cl-1 कैसे आया वो देखते हैं। एटम था तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, 17 17, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, एटम न्यूट्रल। बट जब आयन बना तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो जहाँ पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे वहाँ आप कितने हो जाएंगे? 18। प्रोटॉन अभी भी 17 ही रहेंगे, 17 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन 18 नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गए, -1 अभी भी बचेगा, तो इसलिए इसकी पावर में क्या आ गया? -1। ये आयनिक सिंबल है। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इसका आयनिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं पहला शेल है 2 इलेक्ट्रॉन से, दूसरा शेल है 8 इलेक्ट्रॉन से, तीसरा शेल है 1 इलेक्ट्रॉन से। लेकिन आयनिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे पहला ही शेल है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल है 8 इलेक्ट्रॉन से। ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला शेल गायब हो गया क्योंकि इसने 1 लूज़ कर दिया था ना आयन बनते ही। यहाँ पर भी इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे सेंटर में आपको 17p 18n दिख रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेंशन करने की प्रक्रिया है हमारे सेंटर पे न्यूक्लियस में, और 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7 होंगे, 3 ये 4 ये, 7 इलेक्ट्रॉन। बट जैसे ही आयन बनेगा न्यूक्लियस वैसे का वैसे ही रहेगा, पहला शेल दूसरा शेल वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन तीसरे शेल में जहाँ पहले 7 थे वहाँ आप कितने दिख रहे हैं? आपको 8। ये इसका आयनिक स्ट्रक्चर है। ये ब्रीफ एक बेसिक है केमिस्ट्री का जो आपको इन 2 क्लासिक सिंबल्स में, क्लासिक एग्जाम्पल्स में दिखता है, सोडियम एंड क्लोरीन, जिसका हम बोलते हैं कि आगे जाके आयनिक कंपाउंड बनेगा। और आयनिक कंपाउंड अब आप सीख चुके हैं क्या बनेगा इसका? NaCl, सोडियम क्लोराइड। फाइन। कैसे बना ये आयनिक कंपाउंड? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। और ये सिंबल लिखना आपको किसने सिखाया? 9th स्टैंडर्ड ने। वो कहता है Na+1 का 1 लिखो, Cl-1 का 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आंसर NaCl। यही अगर इसकी जगह कौन होता? Mg होता, तो Mg+2 होता है तो उसका 2 लिखो, Cl-1 का 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो ये कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना किसने सिखाया? 9th स्टैंडर्ड ने, फॉर्मूला मेकिंग ने, राइट। लेकिन ये फॉर्मूला मेकिंग में ये 2 कैसे आया या इसमें -1 कैसे आया, तो जब तक यही नहीं पता चलेगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये सब क्या है, तब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पता चलेगी। जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता चलेंगे, तब तक हम वैलेंसी काउंट नहीं कर सकते और तब तक हम आयनिक सिंबल नहीं देख सकते। क्लियर है? तो ये सब जाने बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और इस सब को जाने बिना अगर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो हम फॉर्मूला भी नहीं बना सकते। और 10th स्टैंडर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। हर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, हर किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में किसी ना किसी सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। याद रखिएगा 9th एंड 10th स्टैंडर्ड ने आपके सामने सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रखा था फॉर्मूला बनाना। अगर इस समय इन द मंथ ऑफ whatever this month, I don't know when you are watching this video, but इस समय in 2020 in the month of जुलाई तक अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो आप समझ लीजिए आप हार चुके हैं उस ऑब्जेक्टिव में जो साइंस का ऑब्जेक्टिव है, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है इन 2 सालों का। क्लियर है? जो चीज़ें हमने इन 2 एग्जाम्पल से डिस्कस करी है वही हम चार्ट फॉर्म में पहले 20 एलिमेंट्स के लिए देखते हैं।
सो ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं, इसके बाद हम 20 एलिमेंट्स के लिए रिमेनिंग 10 भी ले आएंगे। हाइड्रोजन से बात शुरू हो रही है, राइट। सो ये हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आप देख सकते हैं इन सबके सिंबल्स उसी तरीके से अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 या 2 होंगे, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, नीचे सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। एटॉमिक मास ऊपर वाले नंबर्स हैं, एटॉमिक नंबर नीचे वाले नंबर्स हैं। नीचे वाले नंबर्स क्योंकि ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, सीरियल ऑर्डर में, तो नॉर्मल आपको गिनती दिखाई देगी एटॉमिक नंबर में भी। और क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में भी आपको नॉर्मल गिनती दिखाई दे रही है, काउंटिंग। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करने के लिए आपको 1 में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तक पहुँच सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिससे हम फर्स्ट 5 चीज़ें पता लगा रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, देयरफॉर N इज इक्वल्स टू व्हाट, A माइनस Z। तो अगर आपको A पता है सिंबल के थ्रू, आपको Z पता है सिंबल के थ्रू, तो आप माइनस करके उसको माइनस करके निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दूसरा फॉर्मूला Z इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू P। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर है? रीज़न क्यों कि उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स होंगे वो मैं आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन्स पता चलते ही हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आनी चाहिए, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते ही वैलेंस शेल पता लगाना आना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाने आने चाहिए। वैलेंसी क्या होती है? जैसे कि मैंने कहा था 1 2 3 वाले का 1 2 3 होता है, 4 5 6 7 वाले का वैलेंसी 4 5 6 7 होती है। बस फ़र्क इतना है, 1 2 3 वाले का 1 2 3 वैलेंसी इसलिए होता है क्योंकि उसको 1 2 3 लूज़ करने होते हैं। 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए इसने। 4 वाले का 4 वैलेंसी होगा क्योंकि उसको शेयर करना होता है। 5 6 7 वाले की वैलेंसीज 3 होंगी, 2 होंगी और 1 होगी क्योंकि उसको गेन करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन करेगा उनमें नेगेटिव पावर, जो लूज़ कर रहे हैं उनमें पॉजिटिव पावर, और जो शेयर कर रहा है उसमें कोई पावर नहीं। मतलब ये आयनिक सिंबल होगा ही नहीं क्योंकि शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग में आती है, राइट। और ये क्योंकि लूज़ कर रहा है इसलिए इसमें आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये 2 होते हुए भी वैलेंसी इसकी 0 है। जैसे यहाँ 2 की 2 है, बट यहाँ पर 2 होते हुए भी 0 है। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैस में आता है। याद रखिएगा ये शब्द, अब जब आगे बढ़ेगा लेक्चर तो आपको इसी शब्द से डील करवाऊंगा। ये किस में आता है? नोबल गैस में आता है, राइट। तो ये नोबल गैस में आता है, इसलिए इसका कोई आयनिक सिंबल नहीं हो सकता। ये किसी भी तरीके की शेयरिंग, लूजिंग या गेनिंग में कोई बिलीव नहीं रखता है। ये स्टेबल्ड है, ये ऑक्टेट इसका, सॉरी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। एक्सेप्शनल केस है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ड्यूप्लेट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से कंप्लीट है, राइट। ऑक्टेट मतलब 8 होता है। 8 मतलब वो जो ये सब बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसे देखिए नियॉन को, ये भी नोबल गैस है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। इसकी वैलेंसी कितनी है? 0। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना गेन, ना लूज, ना शेयर। तो इसलिए इसका भी कोई आयनिक बॉन्ड, आयनिक सिंबल नहीं है। ये ऑक्टेट है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। सिर्फ यही एक एक्सेप्शनल नोबल गैस है जिसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, राइट। तो ये स्टेबल्ड होते हैं, जिनको नोबल गैस कहते हैं वो स्टेबल्ड होते हैं। स्टेबल मतलब ये दोनों नियॉन और हीलियम और आगे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना किसी बॉन्ड के, बिना किसी के हेल्प के। और यही सब फ्रीली एग्जिस्ट करने की होड़ में ये सब लगे हुए हैं। ये सब जो लूज गेन शेयर करते हैं, ये सब क्या चाहते हैं? हम भी एग्जिस्ट कर सकें। किसकी तरह? नियॉन और हीलियम की तरह। बट इनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सबको सहारे की ज़रूरत होती है। और वो सहारा 2 तरीके से उन्हें मिलता है। वो सहारा 2 तरीके से मिलता है, एक तो आयनिक बॉन्ड के थ्रू और एक कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब लूज और गेन करके जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक कहते हैं, और शेयरिंग करके जो बनता है वो कोवेलेंट। शेयरिंग वाला जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। लूज गेन वाले में कैटायन एनायंस होते हैं। क्या होते हैं? कैटायंस और एनायंस। कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज। किस में होते हैं? लूज और गेन करने पे। लूज करने पे कैटायन बनता है और गेन करने पे एनायन। शेयरिंग में कोई चार्ज नहीं होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। याद रखिएगा ये वाली बात, फाइन। और ये आयनिक बॉन्ड करना, कोवेलेंट करना, बॉन्ड बनाना, ये सब बाकी लोग क्यों करते हैं? ताकि वो भी हीलियम और नियॉन और बाकी नोबल गैसेस की तरह क्या कर सकें? फ्रीली एग्जिस्ट कर सकें नेचर में, इनकी तरह स्टेबल हो सकें, राइट। और ये बिना किसी की मदद के ही स्टेबल्ड है, इसलिए इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। वैलेंसी इनकी कितनी है? 0। नो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग फॉर दीज काइंड ऑफ। लेकिन इसका शेयरिंग तो होता है, लेकिन देखो आयनिक सिंबल नहीं है। आयनिक सिंबल इनका भी नहीं है क्योंकि इन्हें तो किसी भी काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको शेयरिंग होता है इसका, इसीलिए आयनिक सिंबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयरिंग में कोई भी चार्ज नहीं आता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की डिस्कशन थी। सेम चार्ट अब जो आ रहा है आपके पास वो रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स का आ रहा है। ये फर्स्ट 10 है, रिमेनिंग 10 का। सो ये रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम।
ये इनके सिंबल्स हैं विद देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. सो ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है. यहाँ पर मैं आपके लिख देता हूँ. ये सिंबल की रो है, ये सिंबल की रो है, एंड ये एटॉमिक मास की रो है, ये एटॉमिक नंबर की रो है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की है, ये इलेक्ट्रॉन्स की है, ये प्रोटॉन्स की है, ये इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंसी है, और ये आयनिक सिंबल है. क्लियर है? सो यहाँ पर हमारे पास सिंबल्स हैं. यहाँ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. वैलेंस शेल के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 2 3 वाले, 4 5 6 7 8 वाले, राइट. लेकिन जैसी वैलेंसी की बात करेंगे तो 1 2 3 की वैलेंसी 1 2 3 है क्योंकि ये लूज़ कर रहे हैं. 4 वाले की वैलेंसी 4 है क्योंकि ये शेयर कर रहा है तो कोई सिंबल में चार्ज नहीं आएगा. जो लूज़ कर रहे हैं उनमें देखो पॉजिटिव आ रहे हैं. और 5 6 7 8 बनने के लिए 3 का गेन, 2 का गेन और 1 का गेन कर सकते हैं, इसलिए इनमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है. वैसे ये शेयर भी कर सकते हैं, बट येस क्योंकि ये गेन भी कर सकते हैं इसलिए इनका आयनिक सिंबल यहाँ पर लिखा है. 8 वाले को किसी की ज़रूरत नहीं है, तो 0 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और नो आयनिक सिंबल. इसका भी नो आयनिक सिंबल है, इसका भी नो आयनिक सिंबल है, बट फ़र्क है. इसका नो आयनिक सिंबल इसलिए है क्योंकि ये शेयर कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका नो आयनिक सिंबल इसलिए है क्योंकि ना तो ये शेयर करता है, ना लूज़ करता है, ना गेन करता है, कुछ भी नहीं करता, तो इसका आयनिक सिंबल अवेलेबल नहीं रहेगा. और ये फिर 1 2 फिर 1 2 लूज़ होगा तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा. पॉजिटिव, नो आयनिक सिंबल, नेगेटिव, नो आयनिक सिंबल, फिर पॉजिटिव, ऐसे ही चलता रहता है ऑल्टरनेटिवली. सो बेसिकली ये है रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स और उनकी नॉलेज उन्हीं सब चीज़ों की जो हमने फर्स्ट 2 सोडियम और क्लोरीन के एग्जाम्पल्स में सीखे थे. यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नहीं है, स्ट्रक्चर्स आपको सबके खुद बनाने हैं. हर का एटॉमिक सर्कल और हर एक का जिसका भी आयनिक सिंबल अवेलेबल है उन सबका आयनिक स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है, सिमिलरली जैसे हमने सोडियम और क्लोरीन के लिए बनाया था. ये तो हुआ बेसिक की बात. सो अब बात करते हैं आखिर इस टॉपिक में हमें सीखना क्या है, राइट. सो फाइनली जब हमने बेसिक सीख लिए हैं तो अब हम अपना पहला सवाल पूछ सकते हैं आज के लेक्चर का. दैट इज़ वाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल. तो आंसर सिंपल है. इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी and exist freely just like noble gases, तो noble gases ये काम कैसे करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करके, राइट, या फिर एक्सेप्शनल केस में ड्यूप्लेट. अब ये करेगा कैसे काम, राइट. बेसिकली मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरा सवाल, मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो इस मोड के लिए हमारे पास 2 आंसर हैं. या तो शेयरिंग करके करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. कैसे? वाइल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि या तो मेटलॉइड्स या नॉन मेटल्स कर सकते हैं, जो कि शेयरिंग वाला काम या तो मेटलॉइड या नॉन मेटल्स करते हैं. या फिर दूसरा तरीका है इसके पास आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, जो कि ईदर इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर गेन करके बनाया जाता है. एंड दिस बॉन्ड इज बिटवीन व्हाट? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये बॉन्ड किसके बीच में होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो आप कह सकते हैं दिस अकर बिटवीन नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल्स के बीच में होता है. एंड दिस इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. तो एक नॉन मेटल और मेटल को जोड़ना है तो आयनिक बॉन्ड से जोड़ा जा सकता है, और एक 2 नॉन मेटल को जोड़ने हैं, एक मेटल नॉन मेटल को जोड़ने के लिए आयनिक बॉन्ड और 2 नॉन मेटल को जोड़ने के लिए कोवलेंट बॉन्ड, राइट. इस सब में आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि आप इस सब चीज़ों का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. तो लुईस वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन दिया था. एंड अकॉर्डिंग टू हिम आप किसी भी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से किसी भी सिंबल को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी रिएक्शन में, और उस सिंबल पे आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे, राइट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डॉट से भी होता है, क्रॉस से भी होता है, दोनों ही तरीके को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं. जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो इस पे आप एक डॉट बना दें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के लिए,
Mg की, राइट, इस पे 2 डॉट्स बना दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। क्रॉस से भी होता है, लेट्स से आप ऑक्सीजन का बताना चाहते हैं तो आपने क्रॉस से बता दिया, राइट, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली फ्लोरीन की अगर बात करें तो आपने क्रॉस से बता दिया कि इसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली ये डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को किसी केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। तो इसके लिए लगता क्या है, सिंबल एंड नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ डॉट्स लगते हैं, सिंबल लगता है इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। डॉट भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड देखते हैं, कुछ दो लोगों में फॉर्मेशन कैसे होती है ये एग्जैक्टली हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। एक हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थ्रू देखेंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सोडियम एंड क्लोरीन के लिए देखा था, राइट, स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर या आयनिक स्ट्रक्चर देखे थे जो हमने। वैसे ही हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, फाइन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू भी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स दिखाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हमें दिखाना है तो हम इसको 3 स्टेप में दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाएंगे Na के साथ क्या होता है। तो Na के पास एक डॉट है, राइट, और यही Na हो जाता है +1 कब, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज। अगर बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक को मैं डॉट से कर रहा हूँ तो दूसरे को मैंने क्रॉस से कर दिया मेंशन, राइट। और ये क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, राइट। तो इसके एटम को एक तरफ रखा मैंने, आयन को और इलेक्ट्रॉन को एक तरफ रखा, जिससे ये पता चल रहा है कि ये लूज हो रहा है। और यहाँ पर एटम को मैं इलेक्ट्रॉन के साथ एडअप करवा रहा हूँ, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक अलग से इलेक्ट्रॉन आया है। 7 क्रॉस इसके खुद के थे, लेकिन देखिए आपने जो मैंने एक डॉट है वो अलग से मेंशन करा है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। ये किसका डॉट है आप समझ ही गए होंगे, राइट। ये किसका डॉट है, वही सोडियम का जो उसने लूज किया था। अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसी चीज़ को हम दिखाएंगे सोडियम डॉट प्लस क्लोरीन क्रॉस एंड ये जो यहाँ पर डॉट है इसको यहाँ पर हम जाते हुए दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, जिससे कि फॉर्मेशन हुई फाइनली हमारे सोडियम क्लोराइड की। कैसे, सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया, तो अब सोडियम के पास कुछ नहीं बचा, +1, एंड क्लोरीन के पास जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पहले 7 थे, अब वो कितने बच गए, राइट, 8 हो गए। तो क्लोरीन के पास -1 आ गया। ये सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर हो गया हमारा, सोडियम एंड क्लोरीन। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि ये सोडियम है, ये क्लोरीन है एंड ये सोडियम क्लोराइड है। सो जैसा कि मैंने कहा कि अब सोडियम के पास कुछ नहीं बचा, दैट डजंट मीन कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। उसके वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इधर चला गया, तो अब M शेल में कुछ नहीं है, लेकिन K और L अभी भी सोडियम के भरे हुए हैं, तभी ये स्टेबल्ड है, राइट। एक भरे हुए पूरे शेल के साथ, एक भरे हुए पूरे ऑर्बिट के साथ ही कोई स्टेबल रह सकता है, राइट। कोई भी खाली ऑर्बिट नहीं होना चाहिए। तो इसका जो K और L पहले भरा हुआ था वो अभी भी इसमें K और L भरा हुआ है, फाइन। और इसमें K L तो भरा ही हुआ था, M नहीं भरा हुआ था। M में एक की जगह खाली थी, वो भी यहाँ पर देखिए डॉट से भर गई है इसकी वो जगह। ये सोडियम क्लोराइड हमारा फॉर्म हुआ है, क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसी पर्टिकुलर केस में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के साथ ही प्रॉब्लम डील करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, राइट। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सो यहाँ पर हमारे पास अगेन पहले की तरह मैग्नीशियम है। पहले हम मैग्नीशियम के साथ अलग डील करेंगे, क्लोरीन के साथ अलग डील करेंगे एंड देन फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। सो मैग्नीशियम है हमारे पास,
इस बार मैं मैग्नीशियम के लिए क्रॉस यूज़ कर रहा हूँ। तो मैग्नीशियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ करे और ख़ुद को क्या दे दिया, +2। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, राइट। हमारे पास क्लोरीन की अगर बात करें अकेले, तो क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, राइट। एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इस वाले क्लोरीन ने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्लोरीन कैसा दिखेगा, ये दिखेगा। नाउ हमें यहाँ पर इसको क्रॉस से करना था तो क्रॉस से ही करते, या डॉट से करना था तो डॉट से ही कर देते। हम दोनों यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और इसको डॉट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ये क्लोरीन है जिसके पास पहले 7 डॉट थे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लोरीन के पास 8 हो चुके हैं, 7 खुद के डॉट्स और 1 क्रॉस। ये क्रॉस किसने दिया, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे ना, एक इसने लिया, तो एक लेगा तो एक ही -1 शो करेगा। बट जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जैक्टली दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर दिए थे तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, एक खाली घूमता रहे हवा में, ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट। तो मैग्नीशियम ने इसे कहा कि अपने जैसे 2 लोग लेके आओ। मैग्नीशियम ने क्लोरीन को कहा अपने जैसे 2 लाओ, एक खुद आ गए हो, एक अपने जैसा एक और पकड़ के लाओ, ताकि जो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो तुम दोनों ले लो। तो इसलिए इसके रिएक्शन के फॉर्म के वक्त हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम 2 क्रॉस, राइट, प्लस ट्वाइस क्लोरीन, ऐसे 2 क्लोरीन लाए हम जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ऐसे कितने लाए हम लोग, 2 क्लोरीन। तो यहाँ से ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा दोनों को अपने क्रॉस वाले, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला फाइनली आएगा, मैग्नीशियम ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो +2, एंड क्लोरीन ने अपने 7 डॉट के साथ 1 क्रॉस लगाया उसका, लेकिन नीचे उसने यहाँ पर लिख लिया 2। सो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ 2 क्लोरीन है ऐसे जिनके ऊपर चार्ज क्या है, -1। दोनों क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है, -1। सो यहाँ पर दिस विल बी आवर क्लोराइड आयन, राइट। -1 वाले चार्ज वाले क्लोराइड आयंस ऐसे 2 हैं, यहाँ पर ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 2 है वो क्या है, राइट, ये 2 उसको बैलेंस कर रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे बनता है। आपको फॉर्मुलेशन तो आती है पहले से ही, राइट, बट इसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हमने वो सीखा है। तो जो भी आयनिक बॉन्ड या जो भी हमारे को बॉन्ड्स प्रिपेयर करने हैं, हम उसको देख रहे हैं कि इस तरीके से होते हैं। जैसे ही हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखा बॉन्ड्स बनते हुए किसका, आयनिक बॉन्ड, वैसे ही हम कोवलेंट बॉन्ड को सीखते हैं। तो कुछ हाइड्रोकार्बन से हम कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो सबसे इजी कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल को कंसीडर करा सबसे पहले मैंने मीथेन, राइट। और इसमें हमें आयनिक बॉन्ड की तरह एक बारी पहले एलिमेंट और फिर दूसरे एलिमेंट का अलग अलग दिखा के फिर तीसरे में हमें फॉर्मेशन दिखाना ऐसा नहीं होता है, हम इसमें सब कुछ एक साथ ही दिखा देते हैं। सो कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पर हमारे पास है कार्बन। कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके क्रॉस से शो करें। एंड बिफोर मैं आगे फर्दर मूव करूँ, पहले मैं मीथेन का आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये होता है CH4। तो आप समझ जाएंगे कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, राइट। हाइड्रोकार्बन्स के ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बिना हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं, राइट। देन बात करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलावा और कौन है, हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन, इनका डॉट से रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ मैं, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है ना, हम सर्कल से दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखोगे तो ये हो गए हाइड्रोजन के हिस्से में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक उसका खुद का, दूसरे से शेयर किया हुआ। कोवलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट। और जो शेयर किया हुआ है उसके साथ अब हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ये वाला हाइड्रोजन खुश, सिमिलरली इसको शेयर करके ये वाला भी खुश, इसको शेयर करके ये वाला खुश, और इसको शेयर करके ये वाला खुश। कार्बन ने पहले चारों हाइड्रोजन को खुश कर दिया अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा के, क्योंकि सबके ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए। लेकिन कार्बन ने कहा कि यहाँ पर टू एंड फ्रो चीज़ें वर्क करेंगी। अगर मैंने तुम्हें अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो तुम्हें भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर करवाना होगा। तो जैसे ही कार्बन की बारी आई तो कार्बन ने इनसे भी इनका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और अपने सर्कल को काउंट किया कार्बन ने
तो कार्बन को भी अपने सर्कल में कितने दिखे, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 अपने खुद के और 4 इनके। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, सब खुश। ये हो गए हमारे कोवलेंट बॉन्डिंग के लुईस डॉट स्ट्रक्चर ख़त्म। अगर इसी लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आप चाहो तो एक बॉन्ड लेंथ से भी दिखा सकते हैं। बॉन्ड लेंथ से हम कैसे दिखा सकते हैं देखते हैं। सो यहाँ पर हम चाहें तो कार्बन को यहाँ रखेंगे, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये जो एक लाइन होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो इधर वाला हुआ, देखो मैं हिडन शब्द में दिखा रहा हूँ तो क्योंकि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट तुम्हें दिखाना है। तो यहाँ ये हो गया क्रॉस और ये हो गया डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट। तो समझ जाओगे कि लाइन के एक तरफ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दूसरी तरफ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। क्लियर है? तो ये क्रॉस डॉट्स जितने भी लगाए थे मैंने, इनको आप चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है। बट एल्स ये बाद में नहीं दिखेंगे, अब नहीं दिखेंगे। अब जो भी मैं एग्जांपल्स करूँगा उनमें ये नहीं दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट थोड़े टफ की तरफ बढ़ते हैं अब। फॉर्मेशन ऑफ लेट्स से मैं आपको कह रहा हूँ कि हम फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोपेनोन का, राइट। प्रोपेनोन एक हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेनोन। फॉर्मूला के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कैसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर। सो प्रोपेनोन दिखता है हमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। वैसे इसको लोग CH3 CO CH3 भी लिखते हैं, बट अब ये सिलेबस में नहीं है आपके। प्रोपेनॉन वगैरह ये सब सिलेबस में नहीं है आपके। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर या कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप में आता है, जो कि अब सिलेबस से हट चुका है। लेकिन मुझे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाना है, राइट। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपके लिए यहाँ पर है। मैं कार्बन को मेंशन करूँगा पहले, फिर दूसरे कार्बन को मेंशन करूँगा एंड तीसरे कार्बन को। फाइन, जिसके जिस तरफ जितनी शेयरिंग है उनके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ। सो कार्बन, पहले वाले कार्बन की 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से शेयरिंग है, तो इसके क्रॉस मैं इस तरीके से रखूँगा। 3 मैंने रखे हाइड्रोजन के लिए, 1 रखा साथ वाले कार्बन के लिए। बीच वाले कार्बन का 1 शेयरिंग लेफ्ट वाले कार्बन से, 1 शेयरिंग राइट वाले कार्बन से और 2 शेयरिंग है उसके ऑक्सीजन से, तो मैंने ऊपर रख दी उसके डबल बॉन्ड के लिए। इस वाले का लेफ्ट वाले कार्बन से 1 शेयरिंग है, बाकी ऑफकोर्स इसके भी 3 शेयरिंग है हाइड्रोजन से। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। क्लियर है? इधर भी एक हाइड्रोजन है। अच्छा, हाइड्रोजन को डॉट से कर लेते हैं सो दैट कुछ अलग लगे। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। अब मैंने डॉट एंड क्रॉस तो बांट दिया कार्बन हाइड्रोजन में। अगर आप चाहें तो ऑक्सीजन के लिए डॉट यूज़ करें, क्रॉस आपकी मर्जी, राइट। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्रॉस। तो 2 क्रॉस इसके सामने रखे। मैंने यहाँ 2 ही क्रॉस क्यों रखे? क्योंकि जब ये इसके साथ 2 शेयर करने वाला है तो इसको भी अपने 2 शेयर करने होंगे। लेकिन होते कितने ऑक्सीजन के? 6। तो 2 ऊपर रखे सिमेट्री के लिए और 1 इधर और 1 इधर। ये सिमेट्री के लिए होता है कि आपने 2 अगर नीचे रख दिए तो 2 ऊपर रख दो, 1 इधर और 1 इधर। अगर आप चाहो तो ये चारों भी ऊपर रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसके सामने 2 रखने चाहिए क्योंकि ये भी अपने 2 शेयर कर रहा है ना। शेयरिंग की जब बात आएगी तो देखिए ये हाइड्रोजन खुश, राइट, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये खुश। ये वाला भी खुश हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन खुश। पहले सारे हाइड्रोजन को ही खुश कर लेते हैं, राइट। फिर ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन के 6 तो खुद के पास थे ही, 2 इससे शेयर करे, कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन भी खुश। अब बात आती है कार्बन की। इस कार्बन ने जब 3 इन्हें शेयर करने के लिए दिए हाइड्रोजन्स को, तो 3 इनसे भी शेयर करेगा और 1 इसने साथ वाले से शेयर कर लिया। तो कितने हो गए इसके पास? 8। 4 खुद के थे, 3 हाइड्रोजन, 1 साथ वाले कार्बन के साथ। इस कार्बन ने 2 क्योंकि ऊपर वाले को शेयर करने के लिए दिए थे तो 2 उससे शेयर कर लिए। 1 लेफ्ट वाले को शेयर करने के लिए दिया था तो 1 उससे शेयर कर लिया और 1 राइट वाले से शेयर कर लेगा। ये इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप सर्कल में गिन सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इस वाले कार्बन ने 3 शेयर करने के लिए दिए थे हाइड्रोजन्स को, उनसे शेयर कर लिए और 1 शेयर करने दिया था लेफ्ट वाले कार्बन को, उससे भी 1 शेयर कर लिया। तो इसके पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको बॉन्ड लेवल पे आप देख सकते हो। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। काम खत्म। फाइन,
ये कोवलेंट बॉन्डिंग को मैंने शो किया लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आपके लिए, राइट। हालांकि ये मेटल नॉन मेटल्स का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है कार्बन्स कंपाउंड का, बट क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है और मुझे फिर चांस नहीं मिलता इसके बारे में बात करने का कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से जैसे आयनिक बॉन्ड होती है वैसे ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कोवलेंट बॉन्ड कैसे दिखाई जाती है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कोवलेंट बॉन्ड दिखाई जाती थी किसके अंदर, कार्बनेट्स कंपाउंड के अंदर, लेकिन वो पार्ट वहाँ से हट चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक मौका हासिल किया और मैंने ये पढ़ा दिया आपको। तो आपने जितना इसको सीखा, कल को अगर ये कहीं दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि कैसे वर्क करता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है इसी चीज़ को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फॉर्म में देखने की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फॉर्म के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा लेट्स से सोडियम ऑक्साइड का। फाइन, सोडियम ऑक्साइड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके साथ। तो क्योंकि हमें सोडियम ऑक्साइड बनाना है, राइट, तो सोडियम ऑक्साइड के लिए सबसे पहले हम सोडियम का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं आपके सामने। सो मैं आपके लिए पहले स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेता हूँ सोडियम और ऑक्सीजन का, और फिर सोडियम ऑक्साइड बना के दिखाता हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास सोडियम का एक स्ट्रक्चर है 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन्स के साथ 2,8,1 वाला। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1। और एक ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम का स्ट्रक्चर है और यहाँ ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। और ये 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, राइट। तो जैसे ही ये दोनों बॉन्ड्स बनाएंगे तो इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, लेकिन इसका 1 से कुछ होना नहीं है। तो ऐसे मुझे कितने चाहिए, 2 सोडियम चाहिए, ताकि दोनों अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन इसको भेजें और तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, राइट। तो मुझे ऐसे कितने चाहिए, 2। तो यहाँ मैं इसके साथ लिख रहा हूँ 2। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये हमारे पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सेकेंड शेल इसका पहले भी भरा हुआ था, अभी भी भरा रहेगा, राइट। तो हो गया इसके वैलेंस शेल। अब कौन सा बन गया, पहले इसका वैलेंस शेल था M, KL M पहले वैलेंस शेल था। अब K और L यही हो गया, L ही हो गया वैलेंस शेल जो कि भरा हुआ है, राइट। लेकिन इसमें पहले फर्स्ट शेल भरा था, सेकेंड शेल भरा था, L शेल भरा नहीं था, M तो इसके पास था ही नहीं। L शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ था, लेकिन मैंने कहा ना आपको 2 सोडियम आ गए, तो दोनों सोडियम ने अपने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन देके इसके दूसरे शेल को पूरी तरीके से भर दिया। वो 2 सोडियम इसमें कैसे दिखेंगे, सोडियम यहाँ पर दिखेगा 2 और ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो गया, जो हमारे पास कंपाउंड बना दैट इज सोडियम ऑक्साइड। फाइन। हाँ, लेकिन अभी भी इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, अभी भी इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन बरकरार है। ये इस तरीके से एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम देख पाएंगे सोडियम ऑक्साइड को, राइट। आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आयनिक बॉन्डिंग देख ली, कोवलेंट बॉन्डिंग देख ली, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग दिखा रहे हैं सोडियम ऑक्साइड में। अब आखिर आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं फाइनली, कि जो भी हमने आयनिक कंपाउंड्स बनाए हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट जिसे हम कहते हैं, एक होता है कोवैलेंट, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट। कोवैलेंट मतलब जो शेयरिंग से आती है वैलेंसी, और इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब जो लूज या गेन करके बनते हैं बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, कुछ भी नाम रख लीजिए उसका, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का भी, और लास्ट टॉपिक है ये इस मेटल नॉन मेटल का भी, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस ऑफ 2020। फाइन। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इसकी, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, सॉलिड। जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, फिजिकल स्टेट में हमेशा क्या होगा, ये सॉलिड एंड 3 डायमेंशनल, इसका 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टलाइन और एमरफस में क्या फ़र्क होता है, एक एमरफस सॉलिड होता है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये आपको थोड़ा फ्यूचर में पता चलेगा नेक्स्ट ईयर। हालांकि सबसे बेसिक लेवल पे अगर मैं आपको बता सकूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम उसे कहते हैं जो सेम टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट। एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है उनके स्ट्रक्चर में। और एमरफस सॉलिड होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, जैसे हम दूसरे शब्द में कहते हैं, मतलब उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। बट येस, ये सिर्फ छोटी सी एक डिस्कशन थी क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड की, वो आगे आपको पता चलेगा कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्रिस्टलाइन एमरफस सॉलिड की। सेकंड,
डिस्कशन है सॉल्युबिलिटी। तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में, क्योंकि वाटर ये आयनिक कंपाउंड है, राइट, हमें पता है ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के नाते इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। इसका डिस्कशन आगे भी आप देखेंगे। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब ये जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के। और पोलर नेचर के कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही मिलेंगे। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बिकॉज वाटर इज व्हाट, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाली बात है यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड, अगर हम बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट्स हाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई। देन फोर्थ प्रॉपर्टी कलर इन फ्लेम की। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स व्हेन ब्रॉट इनटू द फ्लेम इट इम्पैक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कलर। तो बेसिकली इट चेंजेस कलर ऑफ द फ्लेम। तो बेसिकली बर्न होते हुए अलग अलग तरीके के कलर शो करते हैं ये। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम बात करें, अगली प्रॉपर्टी, तो मोल्टन स्टेट में, इन मोल्टन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट, ये याद रखिएगा, इन मोल्टन स्टेट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी आयनिक रिएक्शन। तो बेसिकली दो आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, नॉट डिस्प्लेसमेंट बट इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट ये भी किस लेवल पे होती है, ये भी अगर हम बात करें तो एक्वस लेवल पे होती है। जब आपने डबल डिस्प्लेसमेंट देखी होगी तो वहाँ पर आपने जगह जगह आयनिक कंपाउंड के ब्रैकेट में क्या देखा होगा, एक्वस वर्ड। फाइन, तो एक्वस स्टेट में ये रिएक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स एक दूसरे से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड यहीं पर आपका टॉपिक ख़त्म होता है। इसी के साथ आपके पास होमवर्क है, जितना भी डिस्कशन करा है, जैसे कि मैंने कहा मेटल नॉन मेटल्स यहीं पर ख़त्म होता है। हालांकि इसके आगे भी है, एक्सट्रैक्शंस है, इसके आगे कोरोजन के बारे में, अलॉयज़ के बारे में, बहुत कुछ है इसके आगे, बट वो अब सब टॉपिक में नहीं रहा। तो आपके पास होमवर्क है QBAD पेज नंबर 172 से लेकर आपको 174 तक करने हैं ये QBAD, 175 तक, सॉरी 175 तक, 172 से लेकर 175 तक ये आपके QBAD हैं, जिसके अंदर बेसिक से लेकर और जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़, जितने भी स्ट्रक्चर्स और जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशंस देखी हैं उन सब के ऊपर क्वेश्चंस होंगे इस पेज नंबर्स पे। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।